जिंदगी की चाट हम्म। फीकी कोई चीज नहीं भाती। हम्म। नीरज कुछ नहीं चाहिए, हम्म। कुछ तो स्वाद होना ही चाहिए। हम्म। खट्टा मीठा तीखा तीता कुछ भी, कुछ भी। स्वाद ही तो रस स्वाद ही तो रस लाता है। हम्म। इस बार जीना भी कोई जीना है। सही बात है। कुछ स्वाद हो तो ही बेहतर बनता है। हम्म। जिंदगी के खाने को नीरस बेस्वाद खाने की तरह जिंदगी भी बेस्वाद नहीं चलती। नमस्कार। वाव इंडिया के वाव साहित्य कृतिक मंच द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस प्रोग्राम वाव पर्सनालिटी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने लाइफ में या तो अपने लिए कुछ हासिल किया है और उसके साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ योगदान उन्होंने किसी ना किसी रूप में दिया है, जिसमें हम बाहर से भी लोगों को आमंत्रित करते हैं और साथ ही हमारी संस्था के जो पोस्ट होल्डर्स हैं और जो दूसरे मेंबर्स हैं उनसे भी हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि इस संस्था में हम किस तरह के लोगों से जुड़े हुए हैं। तो इसी क्रम में आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं संस्था की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिसेस बानू बंसल जी से। बानू बंसल जी जो एक बिजनेस वुमेन भी है और क्या क्या है वो अभी आपको बातों के दौरान पता चलेगा, उनसे बात करेंगे हम। और हमारे साथ हमारी कल्चरल सेक्रेटरी श्रीमती लीना जैन। तो आइए बातों को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं सबसे पहले बानू जी आपका कि बहुत बहुत आपने स्वागत है हमें भानु जी आप। परमिशन दी कि हाँ ठीक है भाई, ये इंटरव्यू कर लो। और उसके बाद लीना जो हमारी कल्चरल सेक्रेटरी है। तो अब ये एक होता है कि भाई पहले सबका स्वागत करना होता है, इसलिए ये जरूरी है। और जहां तक बानू जी का प्रश्न है तो सबसे पहले हम अपनी बात रखेंगे। हम बानू जी से परिचित हैं सन 2000-2001 से, जब आईपी एक्सटेंशन के सुरेश बिंदल जी ने एक उनका कॉन्सेप्ट लेकर के आए कि भाई डॉक्टर साहब एक ऐसी संस्था बनाना चाहता हूँ जो महिलाओं की हो और महिलाएं ही जिसका सारा कार्यभार संभाले, महिलाओं की संस्था, महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा। और तब उनके साथ मिलकर के हम बानू जी, हमारी वाव इंडिया की चेयरपर्सन डॉक्टर शारदा जैन और प्रेसिडेंट डॉक्टर लक्ष्मी, हम 4-5 लोगों ने मिलकर के आईपेक्स लेडीज क्लब का गठन किया। तभी बानू जी से पहली पहल मुलाकात हुई थी। तो इनका जो व्यक्तित्व है आप देख सकते हैं, अभी भी स्क्रीन पर बैठी हुई क्या रॉयल लग रही हैं। तो इनके व्यक्तित्व ने, इनके मधुर व्यवहार ने, इनके बातचीत के अंदाज ने हमें सच में बहुत ज्यादा प्रभावित किया। ये प्रेसिडेंट थी और हम सेक्रेटरी जनरल थे आईपेक्स लेडीज क्लब के। और हमारी टीम ने सिर्फ 50-52 मेंबर्स के साथ इतने बड़े बड़े काम किए कि हर सप्ताह हम लोगों के 3-4 सोसाइटीज में हेल्थ चेकअप कैंप्स लगते थे। लड़कियों को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए वोकेशनल कोर्सेज टाइप की चीज हम लोग किया करते थे। हम लोगों का जो भी बड़े मेले हुआ करते थे, चाहे वो तीज का है चाहे वो दिवाली का है, 52 मेंबर्स आईपेक्स लेडीज क्लब के थे और उसमें हजारों लोग जमुना पार्क के जुड़ा करते थे, जिसमें विवेक विहार, प्रीत विहार, स्वास्थ्य विहार, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आकर के जुड़ा करते थे। और ये सब में खास तौर से हम और बानू जी मेहनत करते थे और हमारे साथ पूरी टीम मेहनत करती थी। तो उस समय से बानू जी से हमारा परिचय हुआ। उसके बाद उसी दरमियान हमारी एकमात्र बड़ी बहन का निधन हो गया। हम उदास थे,
बानू जी मिलने आई। तो बातों बातों में बानू जी ने कहा, उदास क्यों होती हो, मैं हूं ना तुम्हारी बहन। और वो दिन है और आज का दिन, हम इनको संस्था की प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तो बाद में कहेंगे, हमारे लिए तो ये हमारी बहन, जो अपना पूरा फर्ज बहन का पूरी शिद्दत से निभाती चली आ रही हैं। ये हमारा सौभाग्य है। तो और संस्था को भी, आईपेक्स लेडीज क्लब को आगे बढ़ाने में, उसके बाद जब डॉक्टर जैन ने वाव इंडिया का गठन किया, तो फिर आईपेक्स लेडीज क्लब हम लोगों ने छोड़ा। और उन्होंने उन्होंने ही कहा कि भाई आईपेक्स लेडीज क्लब अब छोड़ो, ये दूसरे लोगों को सौंपो और वाव इंडिया में आओ। तो हम लोगों ने फिर वाव इंडिया की गतिविधियां शुरू की, जिसमें डॉक्टर जैन, जैसा कि आप लोग जानते ही है, चेयरपर्सन है, डॉक्टर लक्ष्मी प्रेसिडेंट हैं, बानू जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हम सेक्रेटरी जनरल हैं। इस तरह से करके वाव इंडिया का कार्य चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। तो बानू जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद। और हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप तो हिंदी और संस्कृत की पोस्ट ग्रेजुएट है शायद। जी, शायद नहीं, सच में। और आप रहने वाली हैं सीताराम बाजार, चांदनी चौक की, जहाँ खाने पीने की हर चीज इतनी बढ़िया मिलती है कि मजा आ जाता है। और आप भी ऐसे ही परिवार से ताल्लुक रखती हैं। तो जिस समय में आपने डबल एमए किया हिंदी में और संस्कृत में, जाहिर सी बात है कॉलेज जाना हुआ होगा, प्राइवेट किया होगा, जैसे भी किया होगा, तो दिल्ली के खास करके चांदनी चौक और सीताराम बाजार के माहौल को देखते हुए आपका वो सफर कैसा रहा? पूर्णिमा, एक दिल्ली वाली होने के नाते मैं आपको बता सकती हूँ कि दिल्ली का माहौल और उसमें भी सीताराम बाजार का माहौल बहुत बढ़िया हुआ करता था। हम्म। उस जमाने में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच वाला भेदभाव नहीं था। हम्म। मतलब मैंने तो डबल एमए किया है, मेरी बड़ी बहन ने मुझसे पहले बीए किया हुआ है। ऐसी बात हम्म। नहीं, मेरे घर में मतलब नाना की तरफ मेरे मामा डबल एमए थे, वो कमर्शियल स्कूल में संस्कृत के टीचर रहे हैं। दूसरे ओ। मामा आईएएस में समझो सेलेक्ट नहीं हो पाए थे कुछ बोलने की वजह से। तो मतलब मेरे घर में पढ़ाई का एक बहुत अच्छा माहौल था। और उस माहौल के चलते हुए बस ये था कि बसों में जाके दिक्कत होगी, ये होगा। तो जब उस वक्त पुरानी दिल्ली में ये जाकिर हुसैन कॉलेज है, हम्म। ये बिल्कुल था कि गलियों से बाहर निकलो और कॉलेज पहुंच जाओ। और हम उस हम्म। कॉलेज के अंदर पढ़े हैं। हम मतलब मेरी चार बहनें भी उसी में पढ़ी हैं, मैं भी उसी में पढ़ी हूँ। और सबसे छोटी होने की वजह से मुझे मौके मिलते चले गए कि भाई आगे वालों की शादी नहीं हुई, घर में बैठी हो, पढ़ने का मन है, जाओ पढ़ लो। मुझे इस पढ़ाई के लिए मुझे इस बात का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला, क्योंकि घर के हम्म। अंदर पढ़ाई का माहौल भी था। तो हम्म। किसी तरह की मुझे दिक्कत नहीं हुई थी। और मैं इसीलिए बस पढ़ती चली गई। मुझे नहीं पता मैं क्या पढ़ रही हूँ और क्यों पढ़ रही हूँ। आज मैं सोचती हूँ कि शायद मैंने बजाय डबल एमए करने के पीएचडी की होती तो शायद उसके साथ डॉक्टर भी लिखा जाता। लेकिन वो ये सब हाथ की लकीरें, इन सब चीज़ों को मैं बुरा नहीं मानती। लेकिन माहौल बहुत अच्छा था, जिसे आज के जमाने में कह सकते हैं, जो आज नहीं है उतना अच्छा, लेकिन उस हम्म। जमाने में वाकई बहुत अच्छा माहौल था। तो पुरानी दिल्ली की गलियां तो हम पैदल निकाला करते थे कि यहाँ से वहां जाना है या वहां से वहां जाना है। कोई किसी तरह हाँ। की दुश्मनी नहीं थी। वाह। राजगीर पे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और बहुत अच्छे से चलते हैं। और हम्म। मतलब लोग सुन के कहते हैं अच्छा सीताराम बाजार के, भाई वाकई वो जगह बहुत अच्छी थी। तो इससे ज्यादा तो हाँ। कोई बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है। और आपने उस जमाने में ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया और ये सारी चीजें भी सीखी। दरअसल क्या था, थोड़ी सी ना एक आर्ट की तरफ मेरा ध्यान बहुत था। हम्म। ऐसे ही थोड़ी छुट्टियां मिलती थी तो कोई क्राफ्ट लेके करना शुरू कर दिया। बहुत सारे होता था, कई बार कुछ समझ में नहीं आता था तो पड़ोस में ही स्कूल वगैरह होते थे, वहां जाके समझ लेते थे, सीख लेते थे। तो हम्म। क्राफ्ट में और आर्ट में अच्छे से ध्यान था। और ड्राइंग वगैरह सब अच्छे से कर लेती थी। तो धीरे धीरे इन चीज़ों में हाथ बढ़ा। फिर हम्म। जैसे तुम हो, ऐसी मेरी एक स्कूल टाइम की फ्रेंड थी। हम्म। तो समझो ये मेकअप का शुरुआत थी। हम्म। समझो वो उस जमाने में दिल्ली में मेरी नॉलेज के हिसाब से एक नॉट पेस में एक
होता था और एक कमला नगर में हुआ करता था। तो जहाँ हम्म के पता किया तो पता लगा कि वहाँ पे वो सिखाते भी हैं। हम्म मेरी फ्रेंड तुम्हारी तरह थी, उसने कहा मानो सीख लो तुम, अब मेरी शादी होने वाली है ना, मेरा मेकअप तुम ही करोगी। पर हम्म। उस जमाने में पेरेंट्स तैयार होने के लिए पार्लर में या कहीं भी नहीं भेजने में भेजते बहुत थे। इंटरेस्टेड नहीं थे। और हाँ। उसका तो होता भी दूर था, गाड़ियां भी नहीं होती थी कि भाई गाड़ी में बैठ के दुल्हन जा रही है आ रही है करने। तो उसने मुझे कहा कि अच्छा, मेरे घर में किसी चीज़ के लिए मना नहीं थी कि अगर मना आप नहीं। आर्ट सीख रहे हो, कोई नई चीज़ सीख रहे हो जिसमें कोई किसी तरह का माहौल खराब ना हो रहा हो, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे ही नहीं पता कि मैंने पड़ोस में कहीं पे भी कहीं शादी हो रही, कोई कहने आ रहा है तो मेरा एक बैग बना हुआ होता था। किसी दूसरे को उस सामान के लाने की मंगवाने की जरूरत नहीं होती थी, मैं जाती थी अपना बैग लेके, उसमें जूड़े की पिन से लेकर जितनी चीज़ें हो सकती थी वो उसमें होती थी। और सामने वाले का भाई ठीक है, उसको कोई चीज़ चेंज करनी है, नेल पॉलिश वगैरह, वो तुम्हारे पास जो है वो करवा लो, बाकी मैं तुम्हारा कर दूंगी। और बिना किसी झिझक के और बिना किसी सोच विचार के करके और आ जाती थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। वाह, क्या बात है। क्योंकि मैंने अपनी शादी का मेकअप भी खुद किया था। अरे वाह। और शायद तुमने भी ऐसे ही किया था। हमारा हमारी बहनों ने किया था। लेकिन आज की तरह जोकर नहीं बनाया था। अच्छा, डिसेंट सा नहीं वो नहीं, था। मेरा भी अच्छा अच्छा हाँ। वाला है, तुम कहोगे तो मैं फोटो दिखा दूंगी। अ, अच्छा, तो ये सब तो आपका चलता रहा। आपकी शादी हुई कब हुई, और शादी के बाद आपको मल्सर साहब से और परिवार के दूसरे लोगों से अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए या दूसरे कामों को जारी रखने के लिए क्या सपोर्ट मिली, या आप कुछ और दूसरा काम अपने ससुराल वालों के साथ जुड़ करके, अपने हस्बैंड के साथ जुड़ करके करने लगे? नहीं, दरअसल क्या था, बंसल साहब रहने वाले हैं नारनौल के। हम्म। ये हरियाणा में जगह है, रेवाड़ी से कुछ आगे है, करीब 50 किलोमीटर। नारनौल। हाँ। हाँ, लेकिन ये वहाँ से यहाँ दिल्ली अपने रिश्तेदारों के पास व्यापार करने सीखने के लिए आ गए थे। तो ये हम्म दिल्ली में मतलब रिश्तेदार के रहते थे, लेकिन उन्हीं के माध्यम से समझो हमारी शादी अरेंज हुई थी। हम्म उसके बाद ये था कि भाई इनका था कि भाई किसी के घर पे बोझ बन के रहने से अच्छा है कि हम अपनी गृहस्थी अलग बसा लें। हम्म तो भाई शादी ब्याह में तो जितना जैसे दिया जाता है वहां तक ठीक है, उसके अलावा फिर हमने वो जगह देखी कि हमें कहाँ रहना है क्या है। तो वो भी पुरानी दिल्ली में ही इनका लिया हुआ एक जगह थी, जहाँ से हमने अपने शुरुआत की। बेशक से छोटा सा घर था लेकिन शुरुआत अच्छी थी। हम्म और वहां से इन्होंने और मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। हम्म। हाँ, वो जो आपकी पहली दुकान थी वो बंसल साहब ने दिखाई भी थी, चांदनी वो तो चौक में। बहुत वो तो बहुत बात की चीज है, वो उससे पहले वो बहुत कुछ अच्छा। करते थे। हाँ, अच्छा। वाह। तो अपना अलग से एक अलग, मतलब जैसे दूसरों के साथ रहते हुए कर रहे थे, तो उसको करीब 3-4 वो शादी के बाद ना व्यापार और जो परिवार है, जो रिश्तेदारी है, वो साथ चल नहीं पाती। चल तो नहीं उसमें पा। बहुत बहुत सारी खटास आती है। तो ये होता है कि भाई उससे तो अपना काम अलग कर लो। फिर क्योंकि उस शादी होने के थोड़े दिन बाद ही इमरजेंसी लग गई। ओ। इमरजेंसी में भी बहुत कुछ गड़बड़ हुआ कि ये दुकान टूटने वाली है, ये जगह टूटने वाली है, ये ऐसे नहीं होगा, ये वैसे नहीं होगा, इस तरह करके ना थोड़ा सा टाइम जो था थोड़ा मुश्किल का था। लेकिन उसे क्योंकि एक दूसरे का साथ अच्छा लगा, अच्छे रहे, तो वो किसी तरह की परेशानी आती थी लेकिन निकाल के आगे बढ़ जाते थे। नहीं, वो तो हम जानते हैं अभी जैसे हम कभी चांदनी चौक कुछ जाते हैं, हमारे हस्बैंड गए थे बंसल साहब की दुकान पर, तो बंसल साहब ने उनको भेज दिया किसी दुकान पर भी, ठीक है आप यहाँ पर जाओ, तो वो बोलते हैं अच्छा आप बानू बंसल जी के परिचित हैं। मतलब लोग बानू बंसल जी को अभी भी लीना चांदनी चौक में इतना हाँ। ज्यादा एडमायर करते हैं कि बानू बंसल जी के माध्यम से आए हैं, फिर तो आप आइए, आपका स्वागत है। आइए, मतलब एक बिल्कुल। वीआईपी ट्रीटमेंट बानू बंसल जी के नाम से वहां पर मिलता है। ये बात तो है, आपने भी महसूस किया होगा।
लीना ने बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल। नाम है बानू जी का। जहां भी चले जाओ, चाहे उनके साथ में या उनके बिना, तो सब लोग मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं कि अच्छा आप उनके मार्फत आई हैं, तो मतलब जो रिगार्ड दिया जाना चाहिए उससे ज्यादा ही बिल्कुल। वो मिलता है। तो बिल्कुल। हाँ। तो आपने, जाहिर सी बात है कि जो बिजनेस फैमिलीज होती हैं वहां पे जॉब तो अधिकतर लोग नहीं करते हैं, आज तो फिर भी करने लगे हैं, लेकिन उस जमाने में अधिकांश में नहीं करते थे। तो आपने अपना मतलब बंसल साहब के साथ बिजनेस में ही उनको सपोर्ट करना शुरू किया, और उसके बाद आप समाज सेवा के क्षेत्र में किस तरह से? अ, जैसे जैसे बंसल साहब और हमारी केमिस्ट्री बढ़ती थी, हाँ, क्योंकि पूरी रिश्तेदारी दिल्ली थी। अब नेचुरली बात है, जब रिश्तेदारी है तो हमें शायद हफ्ते में 15 दिन में हम तैयार होके किसी की शादी में जा रहे हैं, तो नेचुरली बात है जब तैयार होके आप निकलेंगे तो 10 लोग देखते हैं, अगली बार 10 अगले लोग देखते हैं, तो एक जो था, हमारा जो ग्रेस था वो लोगों को अट्रैक्ट करता था बहुत। हम्म। धीरे धीरे होते होते जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका भी थोड़ा सा रुतबा बढ़ा, तो कुछ लोग आने लगे, भाई हमारी संस्था है, हमारी ये संस्था है, आप इससे जुड़ जाओ। ऐसे एक इनके परिचित आए तो उन्होंने कहा, बंसल साहब मैं लॉयंस क्लब खोल रहा हूँ, आप मेरे लॉयंस क्लब के साथ जुड़ जाइए। तो ये कहने लगे कि ऐसा है, मुझे तो इन सब चीज़ों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो अपने व्यापार को देखना चाहता हूँ। जब उन्होंने 2-3 बार इंसिस्ट किया तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरी पत्नी को मेंबर बना लीजिए। तो ऐसे ही मैं लॉयंस क्लब से सबसे पहले लॉयंस क्लब से जुड़ी। मतलब इनको लगता था क्या हम रिश्तेदारियों में घूमते रहते हैं, आपके पास कुछ अलग तरह की क्वालिटी है, आप कुछ अलग लोगों से जुड़ो। तो वो लोग हैं, वो बच्चों के फ्रेंड्स की मदर थी, वो थी कि भाई आप उनसे जुड़ो, किट्टियों में जाओ, अपना स्कोप बढ़ाओ। हम्म। आप अभी लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, आप एक्सपोजर चाहिए आपको, तो आपको जाना चाहिए। तो मतलब हम्म। खाली मेरा नहीं, उनके हम्म। इंटरेस्ट की वजह से भी मुझे इस तरह की चीज़ों में जाना पड़ा। अब लॉयंस क्लब में जाएंगे तो नेचुरली बात है कि आपने पोस्ट ली है तो आप बोलेंगे भी स्टेज पे। तो उस चीज़ को देखते हुए जब आगे बढ़े तो सुरेश बिंदल जी खुद आए कि भाई आप, मर्केंटाइल का इलेक्शन है, वो मतलब एक उनमें एक खासियत है कि वो कुछ नई चीज़ों को प्रेफर करते हैं और आगे बढ़ाने के काम में लगे रहते हैं, जो ये तो है। एक मतलब अच्छी चीज़ है। दूसरों हम्म। के लिए आगे बढ़ने का सोचना एक बहुत अच्छी प्रवृत्ति है। बिल्कुल। तो उन्होंने ही मर्केंटाइल के इलेक्शन में मुझे खड़ा किया था, 96 की बात है। और चांस की बात है कि वो खुद हार गए थे और मैं जीत के मर्केंटाइल पहुंच गई थी। हम्म। तो बस मर्केंटाइल में पहुंचने का मतलब है कि फिर नेचुरली बात है कि वहाँ का इलेक्शन एक कॉरपोरेशन के इलेक्शन की तरह है। हाँ, उसकी न्यूज बनती है, मर्केंटाइल के इलेक्शन की तो न्यूज बनती है बानू जी। बिल्कुल बनती है। और फिर उन लोगों के लिए भी देखने में एक नई चीज़ थी कि एक 100 साल पुरानी संस्था, उस टाइम में भी वो करीब 105-10 साल की थी। हम्म। एक उस संस्था में एक अ, नई चीज़ है कि भाई लेडीज आई हैं। हम्म। वो पहली हम्म। महिला। लेडीज थे हम्म। और दोनों आप ही, शायद पहली महिला रही थी इसमें मर्केंटाइल को ज्वाइन करने वाली। दो थे हम। हम्म होता ना कि एक के साथ शायद कुछ awkward सा हो, कुछ हो तो दो हम्म हो। तो वो है कि हर आदमी, लेकिन पद पर आप ही थी, सेक्रेटरी आप ही थी? वो बाद में बनते हैं वहां पे। अच्छा। अच्छा। पहले तो हम मतलब हाउस में ही जाते हैं, उसे दुकानदार की सीट कहते हैं वहां पे। हम्म हम्म। हाँ, हाउस में पहले जाते हैं, उसके बाद ऊपर की सीटें मिलती हैं। तो वो जो मैं तो ठीक है कि कॉलेज तक भी, एमए तक पढ़े होने के बाद में, और चांदनी चौक के वैसे भी आर जार की वजह से मेरे में इतनी हिचक नहीं थी कि मैं इतने लोगों के बीच में क्यों हूँ। हम्म सही बात। मेरे साथ दूसरी थी ना, उन्होंने एक दो मीटिंग के बाद उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं आ सकती यहाँ। मैंने तो छोड़ा नहीं, मेरे को तो इन सब चीज़ों से इतना फर्क नहीं पड़ता। हम्म मैं उसको आगे तक ले जाती रही। फिर मैं उसके बाद
सेक्रेटरी के भी इलेक्शन हुए थे, वो लड़ी थी और 2 बार हाँ, उनमें भी जीत के आई हूँ। मतलब ये नहीं है कि मुझे एक महिला होने के नाते मुझे वहां पे ऐसे ही आगे बढ़ा दिया गया, पूरी मेहनत करके, नहीं तभी तो बिल्कुल, आज। आप अपनी मेहनत से और अपनी योग्यता से आई है। वो तो हम आपको जब से आपसे मिले तब से इन सब चीजों को देख रहे हैं, चाहे वो आईपीएस लेडीज क्लब है, चाहे वो वाओ इंडिया है। आपकी जो कैपेबिलिटी है और आपकी जो मेहनत है, उन्हीं सब की वजह से। और जाहिर सी बात है, किसी के कंधे पे सर रख के कोई चढ़ भी जाए, कितने दिन चलेगा? जहां वो कंधा खिसकेगा, वो गिर जाएगा। तो जो आगे बढ़ता है वो अपनी मेहनत और अपनी कैपेबिलिटी के बल पर ही बढ़ता है। जी। तो आपको, जैसे आपने हिंदी से भी एमए किया और संस्कृत से भी एमए किया, लिखने का शौक तो रहा होगा शुरू से। पूर्णिमा, अगर मैं सारी बात बता दूंगी तो लोगों को मेरी कमजोरियां पता लग जाएंगी। अगर मैं कहूँ मैं बहुत आलसी हूँ, जब तक कि मेरे सर के ऊपर ये नहीं आता ना ये काम तुम्हें करना है, तब तक मैं उसे टालती रहती हूँ। और वो आज तो भी हम यही है। जानते हैं। हम्म। आज भी यही है, 1 हफ्ते तक सोचती हूँ, अच्छा ये लिख लूँ, अच्छा ये लिख लूँ, और जब वो लगता है कि नहीं अब ये बहुत हो गया, अब इसे निकाल ही दो बाहर, तो वो लिखा जाता है। अदरवाइज तो सोचते सोचते में टाइम निकालती रहती हूँ मैं। आपकी लीना आपने भी देखी होंगी, इनकी ड्राइंग्स तो हमने भी देखी है। और जो इनका आर्ट एंड क्राफ्ट का है, इनका गिफ्ट पैक करने का जो है, वो जो गजब एक है। कोविड के टाइम में बानू जी ने एक ट्यूटोरियल किया था, जिसमें एक डॉल बनाई थी। क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत, बहुत प्यारी। और जिस तरह से अर्नब का और शिवी के क्राफ्ट में बानू जी हेल्प करती थी, तो वो कभी कभी देखने को मिलता था। एक से एक सुंदर चीजें, एक से एक सुंदर एक चीजें। से एक सुंदर चीजें। और हमारे यहाँ भी स्वस्ति की शादी में और दूसरे जितने भी चीजें होती हैं, सब में जब गिफ्ट पैक करने का वो आता है, भाई जो देनी है लड़के वालों को किसी और को, वो सब फिर वो बानू जी के ही जिम्मेदारी होती है वो सब करने की। हमें तो आता नहीं, सच में हमें नहीं आता वो सब। तो ये तो हुआ आपके। उसके बाद आप दुकान पर भी बैठती रही, आपने अपने बिजनेस को भी काफी आगे बढ़ाया। अभी पिछले दिनों किसी न्यूज़पेपर में भी, आपका कौन सा न्यूज़पेपर था, आपका एक इंटरव्यू छपा था संध्या टाइम्स, नवभारत टाइम, नवभारत टाइम्स में, संध्या सांध्य टाइम। सांध्य टाइम्स में, उसमें भी आपका इंटरव्यू छपा था। तो हम, वो आपकी राह कैसी रही बिजनेस की? और क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का भी सामना करना पड़ता है आपको, अपने जो आपके ग्राहक हैं उनका भी सामना करना पड़ता है, जहां से आप माल ले रहे हैं उनका, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो वहां आपने कैसे डील किया? ऐसा था, जब बंसल साहब का साथ हर जगह था, तो मैं जहां पर मुझे लगता था कि मैं कहीं अटक रही हूँ, वहां मैं उनको आगे खड़ा कर लेती थी। So sweet of you. So sweet of you. तो इसलिए मैं कहती थी मैं आपकी शॉप संभाल सकती हूँ, मैं शॉप संभाल, अकाउंट्स हम्म। कर सकती हूँ, मैं अकाउंट्स कर लूंगी, बाकी लोगों से ज़्यादा दूर तक डील करना है वो आपको अपने आप देखना पड़ेगा। इसको मैं ज़्यादा, लोगों से मुझे बहस करना पसंद नहीं है। अब बिजनेस जो है एक बहस का मुद्दा भी बन जाता है, बातें होते होते वो बहस में भी पहुंच जाती हैं, तो हम्म। वो चीज़ मुझे कम पसंद आती है। तो इसलिए मुझे बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, आज भी मैं जाके बैठ सकती हूँ। जिस जमाने में मैं जाती भी थी, उस जमाने में समझो लॉकडाउन से पहले था, तो कंप्यूटर पे काम तो समझो बहुत बिल आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सब काम कंप्यूटर वाला करता था। अदरवाइज जब बिल बनाने हैं, हाथ से बनाने हैं, कैश में बनाने हैं, वो मैं आराम से बैठ के करती थी। जिसे कहते हैं ना, पब्लिक डीलिंग में कह सकती हूँ मैं थोड़ी कच्ची हूँ। इतने सब काम करने के बाद भी कोई बहस वाला मुद्दा जहाँ पे आता है, जिस तरह की हम्म। चीज़ें होती हैं, वहाँ मैं अपने आप को पीछे धकेल देती हूँ। वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। गलत शब्दों का इस्तेमाल सुनना सुनना पसंद है, ना कहना पसंद है। तो इस वजह से तो मैं
हर चीज़ को सॉफ्टली जितना कर सकती हूँ उतना करती हूँ, और उसी में मैं इंजॉय भी करती हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि मैंने काम किया, उसको मैं काम के साथ इंजॉय करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं आज भी कर लेती हूँ ये सब काम। आज भी कर लेती है। अच्छा, जब बच्चे छोटे रहे होंगे दोनों, आपके अमित भी और आपकी बेटी भी जब छोटे रहे होंगे, तब तो कुछ दिक्कतें आई होंगी। उसमें इतनी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम्म। बच्चे भी ना शुरू से जो माहौल देखते रहे, हम्म। उनको वो भी उस माहौल में एडजस्ट हो जाते थे। हम्म। हम्म। कि दुकान एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ आप थोड़ा बड़ जो शुरुआत की दुकानें थी वो थोड़ी छोटी थी, हम्म। मेरे बैठने लायक जगह नहीं होती थी। हम्म। तो वहां पर जैसे ही बच्चे समझो 10-12 साल के हुए, वहां पर कर्मचारियों के साथ वो बच्चे उस चीज को संभाल लेते थे। वो फोन हम्म। करके, उस जमाने में लैंडलाइन फोन होते थे, वो फोन करके मुझे बताते थे सिचुएशंस थी क्या थी, तो उनको, और जो कर्मचारी भी थे वो ठीक थे उस जमाने के हिसाब से। तो वो हम्म। बच्चे, अगर इन्हें जैसे भीलवाड़ा वगैरह जाना पड़ता था, बॉम्बे जाना पड़ता था, तो बच्चे उस चीज़ को संभालते थे और मैं पीछे से उनको हैंडल कर लेती थी। तो हम्म। मुझे कभी, आज भी बच्चे, जो बेटी है उसको भी मतलब दुकान जाने की अच्छे से आदत थी। जैसे हम्म। पापा तो देर से जाया करते थे, अब तो यहाँ से जाने में फिर भी टाइम लगाते हैं, वहाँ पास में होते हुए भी वो आराम से 12 बजे दुकान पहुँचते थे। तो वो तैयार हम्म। होके जो 10:30 बजे का टाइम होता था वो दुकान चली जाती थी, और वो इतनी देर सारे कर्मचारियों को संभालती भी, दुकान पे सफाई करनी होती है, ये करना होता है, वो करना, वो अपने सामने ये सब काम कराती थी। और फिर उसका कॉलेज का टाइम होता था, वो कॉलेज चली जाती थी, नहीं तो वो उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो उसने पापा का काम बहुत अच्छे से हम्म। संभाला था। बच्चों बहुत ने भी अच्छा। मतलब शुरू से देखा इन चीज़ों को। शुरू से ही सब देखा है। बिल्कुल। तो ये तो हो गई आपकी बिजनेस की और आपकी मर्केंटाइल की बातें। इसके अलावा आप पुलिस का भी वो कुछ होता है जिससे आप जुड़ी हुई हैं, हाँ, और नहीं वो, इसके अलावा आप ये इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ है जिससे आप जुड़ी हुई हैं, तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। ऐसा होता है, वो एसपीओस कहलाते हैं, हम्म। जो पुलिस थाने में उनके पास होता है कि भाई पुलिस तो जितनी होती है वो लिमिटेड होती ही होती है। हम्म। उसके बाद उन्हें समझो समाज में से कुछ लोगों को लेना होता है, कि जिससे कि वो उनके वॉलंटियर बन के पुलिस के काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। कि पुलिस की आंख भी हम हैं हम्म। और कान भी हम होते हैं, पुलिस तो हर जगह हम्म। नहीं पहुंच सकती, तो वो एसपीओस कहलाते हैं, उस जमाने में होते थे। हम्म। अब होते हैं या नहीं होते, क्योंकि पुलिस के भी बहुत सारे रूल्स चेंज होते रहते हैं, कुछ हैं। तो उन्होंने मर्केंटाइल में होने की वजह से मुझे उसमें ग्रुप में लिया हुआ था, और उस हम्म। वजह से मैंने मतलब थाने के माहौल भी देखे। हमारे यहाँ वहाँ पे एसीपीस आते थे, उनके साथ भी हमारी मीटिंग होती थी। एक उस जमाने में सिटीजन वार्डन हुआ करते थे, जिस वक्त मैं मर्केंटाइल में थी। हम्म। वहाँ पे एलजी के ऑफिस में मीटिंग होती थी हर 2 महीने के बाद, जिस हम्म। बारे में मतलब जो हमारे एरिया की कमियां हैं, कोई परेशानियां हैं जिनको सॉल्व करने में हमें उनकी हेल्प चाहिए होती थी, उसके लिए भी काफ़ी बड़ी मीटिंग हुआ करती थी, और हम्म। उनमें भी हम लोग जाया करते थे। मतलब एक व्यापारिक संस्था में होने के बाद जितनी तरह की फैसिलिटी पता लगती है, कि जो हमें सरकारी तौर पे हमें दी जाती है, जो कि आम आदमी को ना पता हो सकती और ना हर आदमी ले सकता, लेकिन वो क्योंकि संस्थाओं से क्या अगर वो जोड़ते हैं अपने आप को पुलिस वाले, तो समझो जो संस्थाएं हैं बनी हुई, वो उनके आंख और कान होते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारे पास जो आसपास की कमियां हैं, बताओ तो, अगर आपने 10 कमियां बताई है तो हमारी कम से कम एक अच्छाई भी साथ में बताओ। मतलब इस तरह की मीटिंग्स मैंने खुद अटेंड की है, तो वो ये पता लगता है, वो कहते हैं आप 10 कमियां गिना रहे हैं तो कोई एक अच्छाई भी तो होगी, आप वो भी हम्म। बताइए हमें। हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हाँ, हम में ये अच्छाई है। तो मतलब इन डिपार्टमेंट्स में जाने के बाद ये सब चीज़ें पता लगती हैं कि वहाँ पे किस तरह से होता है, और हम वहाँ पे कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जो कुछ आप लोग बताते थे, उसको वो फिर आगे ठीक करने की कोशिश भी करते थे।
बिल्कुल ठीक होते थे वो। हमें हर तरह की हेल्प देते थे। वो कहते थे अगर आप साथ जा सकते हैं तो आप साथ जाके इनके साथ हेल्प कीजिए। वहाँ पे माहौल को कहते फ्रेंडली माहौल बना के आप उस चीज़ को बढ़ाइए आगे। तो मतलब डिपार्टमेंट्स में जाना अपने आप में आप वैसे नहीं जा सकते, लेकिन आप एक ग्रुप के अंदर जाते हैं, आप उस ग्रुप के साथ जुड़े होते हैं तो आप उनसे सीधे कनेक्ट होते हैं। तो वो हम्म। एक अपने आप में जिसे कहते हैं ना स्वस्थ समाज, वो कंसेप्ट आ जाता है। और ऐसी संस्थाओं से जुड़ के कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई होता होगा। तो है ही है। वैसे तो कुदरती ही अगर कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होगा तो आपको वो लोग अब वहां लेंगे तक भी जा ही नहीं नहीं, सकते। जा ही नहीं अब सकते, जा ही लेकिन नहीं वहां सकते। जाकर के और भी ज्यादा बूस्ट होता होगा। ऐसा है देखो, वो बहुत जरूरी चीज है। हम्म। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस के साथ जाके भी वो हमारा कॉन्फिडेंस हमारा देखते हुए अपने साथ जब जोड़ते हैं तो हमें कहते हैं कि हमारी बुराइयां भी बताइए तो थोड़ी अच्छाइयां भी बताइए। ऐसे ही हम किसी समाज से जुड़ते हैं, व्यापारिक संस्था से जुड़ते हैं, तो वहां पर भी यही सब आता है कि आपको हर तरह के लोगों से मिलना होता है, तो हर तरह की बुराई भी पता होती है और अच्छाई भी पता होती है। तो उन सब से जुड़ने के बाद समझो, वहाँ जाने के बाद जब कोई हमारे यहाँ मर्केंटाइल में आता था तो हम उसे मर्केंटाइल और चांदनी चौक के बारे में बताते थे। अगर हम वैसे हम सोचने बैठे तो हम नहीं बता सकते। नहीं बता, पहुंच ही नहीं हो पाएगी। आप ये देखो ना, हम जब बताते थे तो आज तुम सुनोगे तो तुम भी कहोगे अच्छा चांदनी चौक में ये इतनी सारी चीजें भी हैं। चलो मैं तुम्हें शुरू से सुनाती हूँ उस चीज को। बिल्कुल। चांदनी चौक में अगर हम लाल किले की तरफ से एंटर करते हैं तो जैसे शुरू में लाल मंदिर और गौरीशंकर मंदिर गौरी आता है, शंकर मंदिर तो है। दूसरी साइड में लाजपत राय मार्केट आती है। हम्म। वो इलेक्ट्रॉनिक की बहुत बड़ी मंडी है। हम्म। तो वो आपने नाम सुन रखा है खाली, लेकिन आप उस चीज को जानते नहीं कि यहाँ पे ये मतलब जो ऐसा लगता है कि वो टीन शेड के अंदर बनी हुई मार्केट है। हम्म। हम्म। की बनी हुई मार्केट नहीं है, लेकिन वहाँ हाँ। पर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सामान बहुत अच्छे से मिलता है। उसके बाद शुरू हो जाता है उसी साइड में मोती सिनेमा। जो हम्म। मोती सिनेमा है उसका जो परिसर है वो बहुत बड़ा है। वहाँ पे फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए हैं, जो आपको इस बारे में बिल्कुल नहीं पता कि वो बहुत बड़े, मतलब इतने सारे ऑफिसेज हैं वहाँ पर कि वो वहाँ पे सब फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए हैं। उससे आगे शुरू होते हैं आप तो वहाँ पे कुछ फोटोज की दुकानें होती हैं, और सामने जो पत्थर वाले की जगह है वो मतलब ये समझो फोटोग्राफी का एक बहुत बड़ा हब है वो, जिसके हम्म। बारे में कोई नहीं जानता। उससे आगे चलते हैं तो जो उल्टे हाथ पे है दरीबक शुरू हो जाता है, जहाँ पे सोने चांदी का होलसेल और रिटेल सब कुछ यहीं पर है। हम्म। और मतलब इधर सीधे हाथ पे उसके बाद जाके एक मजेस्टिक सिनेमा आ जाता था। हम्म। उसके बाद एक और सिनेमा था जुबली सिनेमा। ये सब बंद हो चुके हैं सिनेमा हॉल, तो आजकल सारे बंद हो गए। और उल्टे हाथ पे हमारा गुरुद्वारा शीशगंज आ जाता है। हाँ। तो वाकई में एक बहुत जिसे कहते हैं बलिदान का एक बहुत बड़ी जगह है, और वो वाकई में हमारे लिए बहुत बिल्कुल। पूजा की इबादत की जगह है वो। बिल्कुल। उससे बिल्कुल। बड़ी कोई जगह नहीं हो सकती। उसके बाद फिर वो फुवारा कहलाता था, फिर एक सुनहरी मस्जिद है, फिर मतलब वो अब तो हल्दीराम शुरू हो गया, नहीं उससे पहले वैसे था उसे घंटे वाले की दुकान थी, जो आज से 200 साल 250 साल पुरानी हम्म। घंटे वाले की दुकान है मिठाई की। हाँ। तो मतलब चांदनी चौक की शुरुआत अब, और वहां से फिर कपड़े वालों की वो शुरू हो जाती हैं, कटरे शुरू हो जाते हैं कट सारे। रहे हैं। हाँ, और यहाँ से लेकर और पीछे क्लॉथ मार्केट तक कपड़े वालों की मतलब शॉप ही शॉप है, होलसेल और रिटेल सब तरह का। हम्म। तो वही है कि जब ये हम जब सुनाते थे, क्योंकि वो तो सामने लिखा हुआ पर्चा होता था, हम उस हिसाब से हम्म। सुनाते थे, तो हम्म। आ जाता है हमारा पराठे वाली गली, जहाँ पे पराठे भी मिलते हैं। आज भी लोग बहुत दूर दूर से खाने आते हैं, और साड़ियों का तो हब है ही वो सारा। उससे अंदर नारी बाजार है, जहाँ पे मतलब चीज़ों को, सजावटी चीज़ों की बहुत बड़ी मंडी है, जिसे कहते हैं ना होलसेल और रिटेल की सब। हम्म। एक एक चीज को सुनाने में पता लगता है कि हाँ हमने कोई चीज पढ़ी और हमने कोई चीज सीखी। उसके बाद फिर आ जाते वो शॉल की मार्केट थी, वो मोती बाजार कहलाती थी वो जगह। फिर वो फिर सारे चांदनी चौक का मिला जुला सारा आ गया।
फिर घंटाघर आ जाता है, जहाँ से फिर हम नई सड़क की तरफ मुड़ जाते हैं। तो हाँ। किताब कॉपियों का होलसेल बहुत बाजार हम्म। था। फिर उसके नई बाद, सड़क तो था, हाँ। हाँ, तो आज भी है। अच्छा। हाँ, हाँ हाँ। आज भी है। वो ठीक है कि कम हो गया है पहले से, फिर हम खुद किताबें कम पढ़ने लगे हैं, कह दो ऑनलाइन हो गई, लेकिन फिर भी सब कुछ, किताबों की हाँ। तो मतलब इतने बड़े इलाके की आप जो भी दो तीन लोग रहे होंगे एसपीओ, जो भी समस्याएं होती होंगी वो आप उन पुलिस उसमें डिपार्टमेंट बिल्कुल के साथ मीटिंग्स डिस्कस रखते थे, करते होंगे फिर। बिल्कुल करते थे। हम्म। फिर उसके बाद हम और आगे आ जाते हैं, नई सड़क से पहले में सीधे हाथ पे वो कूचा महाजनी है। हम्म। हम्म। आप कभी रात के वक्त जाओ, अब तो नहीं मुझे मालूम, वहां पे चांदी की सिल्लियां उतरती और चढ़ती देखी जाती थी रात को। ओह। हाँ, टेम्पो खड़े होते थे और वो हाँ। सिल्लियां उतारते थे और चढ़ाते थे, हाँ। मतलब पता लगता था कि हाँ, ये सोने चांदी का बाजार है। वाह, क्या बात है। अब पूछा महाजनी तो मैं पापा के साथ बहुत गई हूँ, बहुत गई हूँ। अच्छा। नहीं, वैसे तो हम जो भी चांदनी चौक घूमे बानू जी के साथ ही घूमे, लेकिन पराठे वाली गली पे तो हमने डॉक्यूमेंट्री की थी दूरदर्शन पे जब हम जिन दिनों थे, तो उन जितने भी ईटिंग जॉइंट्स है ना चांदनी चौक के, एक वो जलेबी वाला था, वो कहाँ पर था, हाँ, उसकी वो की थी। दरिबे के बाहर। हाँ, दरीबे के। हाँ। घंटे वाले की दुकान, पराठे वाली गली, तो इन सब पे। और मजा इतना आया था कि बहुत कुछ खाने को मिला था, बढ़िया। तो वही है कि वहां पे चांदनी चौक, एक चांदनी चौक नाम होने के साथ साथ वहां पे आप हर चीज की तो आप खरीदारी कर सकते हैं, बिल्कुल और हर चीज को आप जिसे कहते हैं कि ट्रेडिशनल तरीके से देख सुन और समझ सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप इससे ये जो बिजली, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बीएससीएस से, डिपार्टमेंट, हाँ। हाँ हाँ, बीएससीएस, इससे भी आप जुड़ी रही, तो इससे आप किस रूप में जुड़ी रही? ऐसा है, हर महकमे में जैसे मैं बता रही हूँ कि पुलिस वालों के एसपीओज होते हैं, हम्म। ऐसे ही बीएससीएस में भी इलाके के कुछ लोगों को, जैसे होता है कोई प्रोमिनेंट है, अब बिल्कुल हम्म। अनजान आदमी को लेंगे तो दूसरा भी कोई नहीं, शक्ल से नहीं जानेगा कौन है, कहाँ से उठ के आ गया, क्या है। तो हम्म। हम्म। इस तरह के लोग होते हैं जो थोड़ा सा अपना कहीं रुतबा रखते हैं, हम्म। तो वो उन लोगों को अपने पास इकट्ठा करते हैं कि वो उस एरिया की कोई जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वो कहते हैं, सब कहते हैं कि आप 10 प्रॉब्लम अगर गिनाते हैं तो एक अच्छाई भी बताइए एक जरूर। अच्छा ये बता। बिल्कुल। इन सब डिपार्टमेंट्स में जाने का एक मुझे ये बेनिफिट मिला था कि ये नहीं है कि हम बैठे बैठे अपने घर में कहीं पे भी किसी की भी बुराइयां कर रहे हैं और वो चल जाती है। हम्म। तो जाने के बाद वो ये कि आप बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत कुछ सुनने और समझने का मौका मिलता है, तो वो यही है कि आप कोई अच्छाई है तो उसके बारे में भी बताइए। तो देखिए, पुरानी दिल्ली में किसी जमाने में जब इन्होंने लाइनें डाली होंगी, आज तो सब जगह वहां पे तार लटके हुए ही दिखाई देते हैं, जिससे कि हादसे होने का पूरा डर रहता है, और होते भी रहते हैं वो हादसे, ऐसी होते बात। रहे। तो वही है कि इन सब चीज़ों को बताने के लिए वो मंथली, 2 महीने में, 3 महीने में वो मीटिंग्स रखते हैं। हम्म। उन मीटिंग्स में लोगों को अवेयर भी करते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीके भी बताते हैं और जोड़ने के लिए भी बताते हैं, और कोई नए चीज़ें उन्होंने की हुई होती हैं शुरू, तो उससे भी हमें अवगत कराते हैं, कि वो कहते हैं कि हमारे वो डिपार्टमेंट्स के हम आंख और नाक बनते हैं, जिसके हिसाब से है कि वो सूंघना भी जरूरी है, आंखों से जो दिख रहा है, तो बिल्कुल। अब, और बोलने की जरूरत जहाँ पे हो वहां बोलना है, बस इतना है। नहीं, बहुत 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 अच्छी बात है। तो ये तो हुआ। अब आप ये बताइए कि इस सब के साथ ही साथ आप रामलीला कमेटी से भी जुड़ी, आप आईपीएस लेडीज क्लब से भी जुड़ी, आप ऑफ कोर्स अग्रवाल समाज से तो, चूंकि आप लोग वो है अग्रवाल है तो उससे तो जुड़ा रहना एक समाज का काम हो गया। और इसके अलावा फिर ये वाव इंडिया, तो इस सब में आकर के आपको कैसा लगा, और क्या इस सब के बारे में भी आपने पहले कभी सोचा था कि मैं इस तरह का सामाजिक कार्य, इस तरह का समाज सेवा करूंगी? पूर्णिमा,
आप सोचो, जो आज 25 साल बाद जो चीज हम यहाँ देख रहे हैं, आप 25 साल पहले सोच कैसे सकते हैं कि ऐसी चीज आगे हमें देखने को मिलेगी? नहीं। वो ठीक है कि हम घर से बाहर निकलते हैं, हम्म। तो हम बाहर निकलते हैं और समझो पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग होते हैं, वो एक जनरल आदमी से कुछ आगे का देख और सुन लेते हैं। बस इतना ही फर्क होता है उसमें। और फिर अगर वो उनको अच्छे से एक रास्ता मिलता है, अच्छे से लोग जुड़े हुए अच्छे से लोग मिलते हैं, तो वो उन रास्तों पे चलते जाते हैं। हम्म। जुड़ना रामलीला से, रामलीला एक हमारा ऐसा कार्यक्रम होता है जो हमारी पुरातन से जोड़ने का काम करता है, उन सब से जुड़ने के लिए, क्योंकि वो एक निस्वार्थ सेवा वाला काम है, तो आप उसमें अपने धन और श्रम से जुड़ते हैं, तो आप उसको एक ऊंचाई देते हैं। तो इन सब चीज़ों को जुड़ने के लिए, और वैसे भी समाज में और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जो हम जितना कमाते हैं उसका 6% हमारे को अपने कार्यों में, जो बाहर के काम हैं उनमें लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो उन सब चीज़ों को लेके जब हम चलते हैं, तभी हम समाज से अच्छे से जुड़ पाते हैं, तभी समाज में पहचान होती है, समाज की भी, खाली हमारी नहीं। जो समाज उन्नति करता है तो उसमें अच्छे काम होंगे, वो पैसे की बदौलत होते हैं। और पैसे से जब आदमी जुड़ता है तो वो दूर तक उसको पता लगता है कि हाँ, वो कहीं जुड़ा हुआ है। तो हर जगह में पैसे के साथ जुड़ना और अपनी काबिलियत को सामने रखते हुए जुड़ना समाज को ऊंचा ले जाने वाली चीज है। अच्छा, आपको पढ़ने का तो शौक है ही बहुत ज्यादा। और पहले तो, अभी भी, अब तो हम ऋषिकेश आ गए हैं, अभी भी जाती होंगी आप? पहले तो अब पुस्तक मेले में जाना, और मतलब इतनी सारी किताबें वहां से उठा करके ले आना, और ये सब चलता रहता था। तो वो शौक आपका अभी भी बरकरार है? हाँ। हाँ। और ज्यादा किताब तो नहीं पढ़ पाती, लेकिन आज भी मैं गृह शोभा मंगाती हूँ। हम्म। महीने में तो आती हैं। हम्म। मतलब वे कुछ तो अखबारों से पढ़ते हैं, कुछ ऐसे पढ़ते हैं किताब। तो अपना एक, जो पुराने लेखक हैं वो अपने आप में, उनको हम समझ पाते हैं और उनकी भाषा समझ पाते हैं। जो कुछ हम्म। आज के लेखक हैं जिनको हम नहीं समझ पाते, तो उनकी जो जिस्ट होता है उसको देख के समझते हैं तो हम पढ़ लेते हैं। लेकिन यह है कि पढ़ने का शौक अभी भी है। अगर हम्म। घंटे 2 घंटे कुछ पढ़ा नहीं जाए तो ऐसा लगता है आज का दिन बेकार चला गया। सुबह के अखबार से लेके रात के सोने से पहले तो। तो बानू जी, ये तो सारी बातें हो गई। अब आपने कई सारी कविताएं भी लिखी हैं, जो आप वक्त वक्त पर वाव इंडिया के प्रोग्राम्स में पढ़ती भी रहती हैं। तो सबसे पहले तो हम सुनना चाहेंगे आपसे, जो आपने आओ सावन भीजे में आईआईसी में पढ़ी थी, वो है आपके पास इस तो वक्त? मुझे तो अगर याद नहीं है तो है। मुझे तो ये भी नहीं याद मैंने कौन सी पढ़ी होगी। तो जो आपके पास इस वक्त है, कुछ एक अपनी कविताएं आप जरूर सुनाइए। चलिए, आपका आदेश मानना है। अब तुमने जिंदगी के बारे में इतना सब कुछ सुना और पूछा। अगर मैं कहूँ ये जिंदगी जो है एक चार्ट है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? तो वो मैं सुनाती हूँ कि वो कैसे कहा मैंने इसे। हम्म। जिंदगी की चार्ट, हम्म। फीकी कोई चीज नहीं होती। हम्म। फीकी कोई, दोबारा बोलती हूँ। जिंदगी की चाट, हम्म। फीकी कोई चीज नहीं भाती। हम्म। नीरज कुछ नहीं चाहिए, हम्म। कुछ तो स्वाद होना ही चाहिए। हम्म। खट्टा मीठा तीखा तीता, कुछ भी, कुछ भी। स्वाद ही तो रस, स्वाद ही तो रस लाता है। हम्म। इस बार जीना भी कोई जीना है। सही बात है। कुछ स्वाद हो तो ही बेहतर बनता है। हम्म। जिंदगी के खाने को नीरस बेस्वाद खाने की तरह जिंदगी भी बेस्वाद नहीं चलती। नहीं चलती, सही बात। जिंदगी कितनी भी नीरस बेस्वाद हो हम्म। खाने की तरह, लेकिन जिंदगी बेस्वाद नहीं चलती। बिल्कुल। उसमें भी मसालों का तड़का हो,
मीठे में चीनी की चस्का हो, हम्म तभी तो सुचारू जी पाते हैं। हम्म ज्यादा मीठा भी जिंदगी को बेस्वाद कर जाता है। हम्म इसी तरह फीका भी सब कुछ बोझल बन जाता है। बिल्कुल। अतः जिंदगी को जीने के लिए सभी स्वाद जरूरी हैं, अगर पर्याप्त मात्रा में हो, न ज्यादा हो न कम ही हो। हम्म। वाह, बहुत सही। वाकई ज्यादा मीठे से भी डायबिटीज हो जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हो गई जिंदगी की चाट। और ये तो चाट हमने खा भी ली, सुन भी ली, अनुभव भी कर ली। अब और बताइए। थोड़े से शब्द कुछ और हैं। हम्म शब्दों को कितनी भी तरह से आपने समझाया है, हम्म शब्दों के माया जाल में उलझाया है। हम्म नहीं समझे जो शब्दों को कैसे समझा पाओगे। हम्म पर फिर भी तुम कोशिश करते रहो, हम्म शब्दों के जाल फेंकते रहो। हम्म शायद वो कभी समझ जाएं, पर तुम हार मत जाना। हम्म। शब्दों को साथ साथ लिए आगे बढ़ जाना। वाह, क्या बात है। यही है शब्दों का जाल, ऐसा ही होता है। और एक और। आंखों में चमक, हम्म चेहरे पर आत्मविश्वास का नूर, हम्म हम्म झुर्रियों में जीवन का सार, हम्म कानों में कुंडल, नाक में लौंग, हम्म आंखों में चश्मा, हम्म होठों पे मुस्कान। हम्म लगता है जैसे किसी जिंदगी को हम्म भरपूर जिया हो, ना कोई शिकायत, ना कोई गिला। हम्म देने को आशीष, हाथों को उठाना, रहो हम्म। कुछ हमेशा, यही माँ का सपना। वाह वाह वाह, क्या बात। सच में बहुत सुंदर। तो आज तो काफी सारी बातें हुई। अब चलते चलते आपसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि आपको पता ही है, वाव इंडिया का जो गठन हुआ है वो महिलाओं के सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रयास करने के लिए हुआ है। संस्थाएं तो अपनी तरह से अपना काम करती ही रहती हैं। कभी कुछ कैंप लगा लिया, कभी कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चला दिए, ये सब संस्थाएं करती ही रहती हैं। वाव इंडिया भी उसका अपवाद नहीं है। लेकिन महिलाओं को एक स्वस्थ, हर तरह से स्वस्थ जीवन जीने के लिए, विचारों के विचार भी स्वस्थ हो, शरीर भी स्वस्थ हो, उनमें आत्मविश्वास भी हो, इन सब चीजों के लिए आप जो वो खुद कर सकती है, ना कि संस्थाओं के द्वारा उनको वो सब अवेयरनेस लाने की कोशिश की जाए, के लिए क्या संदेश आप देना चाहें? देखिए, सबसे पहला संदेश तो हर महिला के लिए मेरा यह रहेगा कि सबसे पहले उसमें आत्मविश्वास भरपूर हो। अगर उसमें अपने आप में जीने की ललक है, वो उसके अपने आत्मविश्वास से आती है। अगर उसने सोच लिया कि मुझे जीना है और अपने पैरों पे उठ के खड़ा होना है, तो वो जब कोशिश करेगी तो वो अपने आप उठ भी पाएगी। और जिस चीज़ का सहारा लेके वो उठी है, वो दूसरों को भी वो सहारा अवश्य देगी। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो महिला कोई भी हो, इसके लिए कोई रैंक की जरूरत नहीं होती। हम्म। ये जो आत्मविश्वास है, ये हर एक में भरपूर होना बहुत जरूरी है। और जिसकी वजह से वो आदमी जी सकता है, वो औरत जी सकती है। सबसे पहले तो उसमें अपना आत्मविश्वास हो, और फिर उसको सहारे के लिए हम हाथ बढ़ा दें, तो वो अपना जीवन अपने आप निभा सकती है। मैं हर महिला के लिए कहूँगी, उसके लिए किसी स्तर और किसी सोच की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन हो सकती है महिला। तो जब भी आप जिस भी समाज में बैठें, वहाँ पर अगर आपको कोई महिला कमज़ोर लगती है, तो उसको
उस बातों से उसमें इतना आत्मविश्वास भरो कि वो समझे कि हाँ मैं भी कोई इंसान हूँ। मेरा सबसे पहला प्रयास यही होता है, चाहे वो घर में आने वाली कोई काम वाली हो हम्म। या कहीं रास्ते में कोई मिल जाए इस तरह के, तो उसको सबसे पहला काम ये है कि उसके अंदर उसको उसके आत्मविश्वास को जगाना सबसे पहला काम मैं समझती हूँ। तो ये कहने का मतलब यही है, सारांश यही है कि पहले हर महिला को अपने आप को पहचानना होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। उस उस चीज को पहचानेगी तब उसमें एक आत्मविश्वास आएगा, और जब उसमें खुद में आत्मविश्वास आएगा और वो खुद आगे बढ़ेगी तो वो अपने साथ और भी महिलाओं को आगे ले जाने की उसमें सामर्थ्य आ सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपका, लीना, आपको तो कुछ नहीं पूछना? अह बानू जी के बारे में इतना सब जान के इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। मैं सोचने वाली थी कि मैं बानू जी से ये पूछूंगी कि अह आपको अपनी जिंदगी में कोई एक चीज अगर बदलनी हो तो आप क्या बदलेंगी। लेकिन जो लास्ट में बानू जी ने कहा, वो सोच के सुन के लगता नहीं है कि बानू जी कुछ सोचती होंगी कि मुझे कुछ जिंदगी में चेंज करना है। क्या? राइट? बिल्कुल। देखो, नहीं नहीं करते। हमने अपनी जिंदगी का, जिसे कहते हैं ना, इतने साल निकाले हैं, जिसे हम्म। कहते हैं ना, शताब्दी होने से पहले का जितना समय होना है उतना बचा है, बाकी कुछ नहीं है। और जब हमने जिंदगी को हर नजरिए से देखा है, हर लेवल पे देख लिया, जितनी जगह हम जाते हैं उसमें हर तरह के लेवल आते हैं, बिल्कुल। हर लेवल को देखा, हर तरह के लोगों से मिले, तो उसमें सिर्फ यही है कि हमें अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, और सामने किसी को, अगर किसी का कॉन्फिडेंस लूज है तो उसको उस स्तर तक ले आओ कि वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ जिंदा रहे। तो उसके बाद हमें कुछ नहीं, कोई बदलाव नहीं चाहिए। अगर हम में सबसे पहली चीज आत्मविश्वास आ गया है तो उसके बाद हमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं। मेरा तो तो ऐसा। बहुत सही कहा। जो अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं, संतुष्टि इस तरह की नहीं होनी होनी चाहिए कि भाई हम संतुष्ट होकर बैठ गए अब तो लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, उस तरह की संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरह से संतुष्ट है कि हाँ भाई, अब हम सेटल हो चुके हैं, बहुत कुछ हमने देख लिया है, अब हम दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो जो इस स्थिति में होते हैं उनको फिर अपने जीवन में कुछ बदलाव की न तो आवश्यकता होती है, जरूरत भी तो नहीं होती। हाँ, वो जरूरत ही नहीं होती। तो ये आज का कुल मिला के बड़ा अच्छा, आपके बारे में बहुत सारी जानकारियां, आज ऐसी जानकारियां मिली जो कि नहीं मालूम थी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बानू जी, और लीना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और इस कार्यक्रम में आने के लिए बानू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।